जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बेसिकली हम शुरू करने जा रहे हैं बीएस प्रोग्राम, बीएस ज़ूलॉजी और बीएस केमिस्ट्री। उन दोनों का सिलेबस चूँकि सेम है तो ये लेक्चर दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर? जो आज का मैं लेक्चर दूंगा ये लेक्चर दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सेकंड सिलेबस में शामिल है, सेकंड सेमेस्टर में शामिल है, वो हम पढ़ाएंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। और इसी चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, मींस ये कैसे मार्ज़े वजूद में आया। जैसा कि बेटा आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक मिसाल दूंगा आपको, आप उसको मिसाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा उस मिसाल को। एक क्लास में बहुत से बच्चे बैठे, आपके पास बच्चों का रोल नंबर, बच्चों का आईडी, बच्चों का नेम, बच्चों की ज़ात पात, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, मुगल है, क्या है, वो पठान है, बाटक है, जाटक है, आपको हर एक डाटा आपके पास है। ठीक है? अब आपको 5 या 6 टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों का सारा डाटा आपके पास है। अब एक टीचर आता है, वो कहता है जी कि मैं अपनी क्लास को रोल नंबर्स वाइज बिठाऊंगा, रोल नंबर वाइज, कि पहले रोल नंबर 1 बैठेगा, फिर 2, फिर 3। तो ये उस टीचर के लिहाज से क्लासिफिकेशन हो जाएगी उन बच्चों की। फिर दूसरा टीचर आता है, वो कहता है नहीं, ये मुझे क्लासिफिकेशन पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोग बैठे अल्फाबेटिकली, कि जिसका नाम ए से बनता है पहले वो बैठे, जिसका नाम बी से बनता है फिर वो बैठेगा। फिर अगला टीचर आता है, वो कहता है नहीं जी, मुझे ये भी क्लासिफिकेशन पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि लो हाइट वाले, जिसकी हाइट कम है, वो पहले बच्चे आ गए, उसके बाद जो जिनकी हाइट जो बढ़ती जाएगी तो उसके पीछे पीछे बच्चे बैठते जाएंगे। 5वां टीचर, चौथा टीचर आ जाता है, वो कहता है नहीं जी, मैं इस क्लासिफिकेशन से एग्री नहीं करता, मैं चाहता हूं जी काले काले बच्चे अलग बैठ जाए, गोरे गोरे बच्चे अलग बैठ जाए। 5वां टीचर आता है, वो कहता है नहीं जी, मुगल अलग बैठ जाए, जट अलग बैठ जाए, बट अलग बैठ जाए, ये उसके लिहाज से है क्लासिफिकेशन। मींस के बच्चों की का डाटा, हर चीज आपके पास आ गई है, सिर्फ बच्चों को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, ये हर साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बच्चों को कैसे, किस अंदाज से, किस क्लासिफिकेशन के तहत पढ़ाया जाए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सेम उसी तरह एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, डेंसिटी, हर चीज डिस्कवर हो चुकी है, सिवाय एक चीज के जो भी डिस्कवर नहीं हुई, वो है एटॉमिक नंबर। मैं पहले की बात कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूं कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उस जमाने में एटॉमिक नंबर के अलावा सारे पैरामीटर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। एलिमेंट्स का बिहेवियर, रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, डेंसिटी, हर चीज डिस्कवर्ड है। सिर्फ एलिमेंट्स को प्रॉपर मैनर में अरेंज करना, ये साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि किस तरह एलिमेंट्स को लोकेट किया जाए।
तो ये काम शुरू किया था एक मुस्लिम साइंटिस्ट अल-राज़ी ने, अल-राज़ी जो कहलाया अल-राज़ी क्लासिफिकेशन, अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। अल-राज़ी के नजरिए के मुताबिक एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। उसने कहा जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, मर्द और औरत, तो उसने कहा कि एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक धाते एक गैर धाते, मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स को उसने रखा ग्रुप ए में और नॉन मेटल्स को रखा उसने ग्रुप बी में। यहां पे आ गई मेटल्स और यहां पे आ गई नॉन मेटल्स। चलो ये उसने डिवाइड तो कर दिया कि मेटल्स अलग आ गई, नॉन मेटल्स अलग आ गई, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सका कि अगर मेटल आ रही है तो सबसे ऊपर कौन सी मेटल होनी है। सबसे ऊपर हम कौन सी मेटल रखेंगे? लिथियम को रखें, जिंक को रखें, या एल्यूमिनियम को रखें, गोल्ड को रखें, सिल्वर को रखें, या आयरन को रखें? ये उसने बताया 1800 में ही आया, 1800 में उसने चलो हमें आइडिया दिया कि चलो यार एलिमेंट्स को डिवाइड तो करो, कि हल्की फुल्की सी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हुई एलिमेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद ये काम चलता गया, बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत से साइंटिस्ट ने इनमें रद्दो-बदल करने की कोशिश की, लेकिन एक साइंटिस्ट आया, डोबर्नियर नाम था उसका, डोबर्नियर। 1 सेकंड नजर रख कर दूं इसको। डोबर्नियर 1864 में डोबर्नियर आया। उसने एक लॉजिक पेश की। उसने कहा कि ये मेरे पास लिथियम है, ये मेरे पास पोटेशियम है और ये मेरे पास सोडियम है। डोबर्नियर ने कहा लिथियम और पोटेशियम के सेंटर में सोडियम आएगा। ये उसने लॉजिकली पेश किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दरियाफ्त हो चुका है। उसने कहा कि लिथियम का एटॉमिक मास कौन सा है? वो 7 है। पोटेशियम का 39 है। उसने कहा कि आप इन दोनों एलिमेंट्स की औसत ले लो, एवरेज ले लो, औसत ले लो या एवरेज ले लो। 7 + 39 46, 46/2 is equal to 23, is equal to 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कौन सा है? वो क्या है? 23। इट मीन सोडियम का एटॉमिक मास ऊपर और नीचे दिए गए एलिमेंट्स की एवरेज है। जो सेंटर वाला एलिमेंट्स है वो ऊपर और नीचे दिए गए एलिमेंट्स की क्या है? औसत है, एवरेज है। ये आपके सामने 3 एलिमेंट लिया तो ये कहलाया ट्राइएड्स। क्या कहलाया ये? ट्राइएड, डोबर्नियर ट्राइएड्स। ये बेटा कोई नई चीजें नहीं है आपके लिए। अगर आप देखा जाए तो ये सारी की सारी आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं चीजें, सब चीजें वही हैं। आपने बस थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से बस पढ़ना है और कोई चीज़ नहीं है इसमें, कोई और नई बात है ही नहीं। 9th में चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है, और फिर आपने चीज़ें पढ़ी हैं ये FSC Part 2, ठीक है।
और आपने अगर ये टॉपिक तैयार करना हो तो आप एफएससी की बुक से भी तैयार कर सकते हैं टॉपिक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो बुक्स आपने परचेज करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो वो दो तरह की बुक्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी दो तरह के ही होते हैं। एक वो जो बिल्कुल डल है, डल नालायक स्टूडेंट्स, उनके लिए बुक मैं रिकमेंड करूंगा आरिफ सन्स वालों की, आरिफ सन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जो बच्चे वो शार्प हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सनाउल्लाह की बुक लें या जफ़र इकबाल की बुक लें, सनाउल्लाह की बुक या जफ़र इकबाल की बुक लें। तो इस तरह इस लॉजिक के तहत एलिमेंट्स अरेंज होते गए, एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर दिया। खैर ये भी कहीं ना कहीं जाकर ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। टेबल तो वो होता है कि जहां पर हमें एलिमेंट्स का बिहेवियर भी समझ आए कि किसका मैस कम है, किसका ज्यादा है, हमें क्लियर कट पिक्चर नजर आए उस टेबल के अंदर, क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज करना ही पीरियोडिसिटी कहलाता है। और वो अरेंजमेंट जो आती है उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एलिमेंट्स को अरेंज करना पीरियोडिसिटी है और जो अरेंजमेंट आपके पास आती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। मैं अब इस अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं, अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आया न्यूलैंड। न्यूलैंड आया 1879। न्यूलैंड 1871। 1871 में न्यूलैंड आया। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास से तो तरतीब दी, लेकिन उसने एक बात यहां पर की, उसने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जरा देखिएगा यहां पर। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसने अरेंज किए थे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। उसने कहा था, उसकी लॉजिक क्या थी, वो कहता था एवरी एट्थ एलिमेंट हैज ए सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज ए सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। मीन्स कि अगर ये मेरे पास पहला एलिमेंट है लिथियम, तो आप काउंट करें ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। और पहले और आठवें की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है। फिर अगर आप इसको पहला बोलते हैं तो 8 यहां पर आएगा, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। अगर आप इसको पहला कहते हैं तो 8 यहां पर आएगा, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। इसको पहला कहते हैं तो 8 यहां पर आएगा, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती है, दोनों हमारे पास मेटल्स हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मैच करती है। कार्बन, सिलिकॉन, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। तो एवरी एट्थ एलिमेंट, इसको एट्थ ऑक्टेव से निकला, लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज ए सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। ये कहलाया न्यूलैंड ऑक्टेव। और हमें कुछ अंदाजे से ये पता चलता है कि एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं, कुछ तरतीब हमें नजर आ रही है। तो बेटा अभी तक हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, एक अल-राज़ी की, एक डोबर्नियर की, एक न्यूलैंड की। जैसा कि मैं टॉपिक से पहले ही बता चुका हूं आपको कि जैसे जैसे टीचर्स आते हैं ना क्लास में, वो अपनी मर्जी करते हैं, अपने लिहाज से बच्चों को अरेंज करते हैं।
तो ये भी टीचर्स ही आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि एलिमेंट्स के लिए पहले अलराजी आया, उसने कहा मैं अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा। फिर दूसरा टीचर मींस के ड्यूबर्नियर आया, उसने कहा मैं अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा। फिर तीसरा आया न्यूलैंड ने अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन हर कोई अपना अपना आइडिया इसमें एग्जीक्यूट करता जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर साइंटिस्ट आया जो आपने बहुत नाम सुना है इसका, वो है मेंडलीव। जो कहलाया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहलाया। अब मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया जो कहलाया ओल्ड पीरियोडिक लॉ। क्या कहलाया? ओल्ड पीरियोडिक लॉ। इस ओल्ड पीरियोडिक लॉ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब को अरेंज कर दो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे। मींस के व्हाट ही सेड elements should be arranged on the basis of their increasing order of their atomic masses. Elements should arranged increasing order of the atomic masses, कि उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दो। लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी खामियां थी, क्योंकि इसमें तो आइसोटॉप्स भी तो आ रहे थे ना, उनका भी तो मास बढ़ता है। जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2, ट्रिटियम का 3। उनको फिर आइसोटॉप्स को हम कहाँ पर जगह देते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये मैं ड्रॉबैक्स बोल रहा हूँ, ये आपने लिखने हैं, नोट करने हैं अपनी वर्डिंग में, ठीक है ना। क्योंकि व्हाइट बोर्ड को बार बार मिटाने से ना लेक्चर डिस्टर्ब होता है। आप लेक्चर सुन सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको हवाला दिया बुक्स का, उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, आप बस सुने लेक्चर। कि एलिमेंट्स को उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर दिया। ड्रॉबैक्स इसके बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि नोबल गैसेस दरियाफ्त हो चुकी थी, लेकिन नोबल गैसेस को इसने कोई जगह प्रोवाइड नहीं की मेंडलीव ने। मेंडलीव गेव नो स्पेस टू द नोबल गैसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। कोई जगह नहीं प्रोवाइड की उसे। तो उसने एक काम क्या किया? उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले ग्रुप में जिंक, कैडमियम और मरकरी को रख दिया। ये उसका फ्लॉ था एक बहुत बड़ा, कि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ उसने क्या रख दिया? जिंक, कैडमियम और मरकरी को रख दिया। हालांकि इन कैल्शियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, जिंक कैडमियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है। जिंक की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच नहीं करती। उसने हमें ठीक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं की, लेकिन काफ़ी हद तक काम उसने कर दिया। हम अब बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। फिर ये काम चलता रहा। अगर आप पुरानी 9th की बुक्स देखेंगे तो आपको उसके अंदर ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मिल जाता है 9th की ओल्ड बुक्स में, न्यू बुक में नहीं, 9th की ओल्ड बुक्स में मिलता है। नेट से भी मिल सकता है आपको कि किस तरह उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। फिर ये सारी गलतियां तो थी, इन गलतियों को किसने ओवरकम किया? इन गलतियों को ओवरकम किया मोज़ले ने। जरा आप ध्यान से बात सुनिएगा। मोज़ले, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 में एटॉमिक नंबर और मोज़ले लॉ वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर एंड मोज़ले लॉ। क्योंकि मोज़ले लॉ ने एक्स रेज की मदद से एटॉमिक नंबर को तजवीज़ किया। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज दरियाफ्त हो चुकी हैं सिवाय एक एटॉमिक नंबर के। वो अब आकर
डिस्कवर हुई थी एटॉमिक नंबर। तो मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने मेंडलीव के टेबल को चेंज कर दिया। मोज़ले ने कहा कि बजाय इसके कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करो, यू शुड अरेंज द एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। उसने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे, ना कि एटॉमिक मासेस की बेस पे, जो कहलाया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहलाया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पास करें जी। ज़रा देखें बेटा, ये मैंने कुछ रफ सा मोज़ले का पीरियोडिक टेबल बनाया है, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जदीद। उसने कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देखें कैसे हम एलिमेंट्स को देखते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे। हाइड्रोजन, पहला क्या है कि हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, हीलियम का 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे स्कैंडियम आ जाता है, एक और पीरियोडिक टेबल आ जाता है एक अलग से ग्रुप से। स्कैंडियम इसका 21 से लेकर जिंक का 30। आगे फिर गैलियम है 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी कि 36 एलिमेंट्स तो अभी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है। इसी तरह बाकी भी एलिमेंट्स होंगे, वो जगह नहीं है आगे, वो इसी तरह अरेंज होंगे आगे। 1 to 36 तो हमने बता दिए कि 1 से बढ़ते हुए 36 तक आप जाएं तो आपको एलिमेंट्स बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे। अब बात यह है कि हम इस पीरियोडिक टेबल को अभी तक ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मोज़ले ने जब ये पीरियोडिक टेबल दिया तो हम इसी को ही स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल को ये सबसे एग्जैक्ट वैल्यू देता है, हर एलिमेंट्स अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ है, हर एलिमेंट अपनी पहचान खुद बताता है। बेसिकली एलिमेंट्स को तो कोई भी अरेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे आपके पास बहुत से ब्लॉक्स हों, ब्लॉक्स को अरेंज किया जाए तो आप कैसा करेंगे? अल्फाबेटिकली ABCD। कोई टीचर आएगा वो कहेगा नहीं जी Z से शुरू करो, ZYX, इस तरह अरेंज करो। अपने अपने तरीके होते हैं बेटा अरेंज करने के। तो मोज़ले ने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे उसने अरेंज किया। अब हमें इसका फायदा क्या है, हम यही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट्स का बिहेवियर साफ नजर आता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का बिहेवियर आप यहां पर इजीली समझा सकते हैं कि एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और भी बहुत से बिहेवियर हैं जो बेटा हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली एलिमेंट्स के बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से समझा पाना ही एक पीरियोडिक टेबल में होता है। जैसा कि टीचर आता है वो खुद ही देख लेता है, अच्छा बच्चे इस अंदाज से बैठे हुए हैं क्लास में। ओके, अगर बेटा आप मेरे इस लेक्चर में कोई भी गलती या किसी बात की समझ ना आए आपको, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसका इंशाल्लाह प्रॉपर आंसर आपको बता दूंगा। तो ये बेटा आज के लिए तो खैर टॉपिक इतना ही है, आगे इसके ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस लेक्चर को देखें। अगर फ़र्ज़ करें शोर की वजह से शायद आवाज़ मेरी क्लियर भी ना आ रही हो, तो आप हैंड फ्री लगाकर उस लेक्चर को सुन सकते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप इसको FSC की किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल सेम वही चीज़ें आप यूनिवर्सिटी के बोर्ड में लिख के आ सकते हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं है। जैसा कि हाइड्रोजन का सिंबल हाइड्रोजन ही रहेगा ना, जो 9th में पढ़ा वही यहाँ पर है। बस जो एडवांस चीज़ें होंगी तो बेटा वो मैं आपको डिटेल में मज़ीद बता दिया करूँगा। हालांकि ये भी टॉपिक मेरा मुकम्मल डिटेल में है,
ठीक है। बाकी आप बुक्स जाकर खोलें, स्टडी करें उनको, कोई मसला लगता है तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। और हो सकता है कल लेक्चर हो मेरा, ठीक है ना, हुआ तो कल भी मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा। तो बेटा कोई मसला हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।